हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्लाइड्स काफ़ी दिन से सोच रहा था प्रिपेयर करने के लिए, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। जो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हुए हैं फॉर जनरल साइंस स्पेशली स्टार्ट कर रहा हूँ मैं किसके साथ, बायोलॉजी के साथ अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बायोलॉजी में आपको, क्योंकि बायोलॉजी का हर एक एग्ज़ाम में वेटेज ज़्यादा रहता है जनरल साइंस के पोर्शन से, और तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले बायोलॉजी को स्टार्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद बायोलॉजी के बाद मैं केमिस्ट्री को डील करूँगा और उसके बाद फिजिक्स को डील करूँगा। और साथ में जो करंट अफेयर्स के लिए जो आप लोग कहते हैं कि करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ना है, करंट अफेयर्स वगैरह में दिक्कत आ रही है। करंट अफेयर्स का रिलेटेड विद CGPDTM मैं अभी नहीं लेकर के आया हूँ। उसको मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए ताकि मैं उसको और बढ़िया तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकूँ और आप लोगों को समझाने में मैं पूरा का पूरा अपना 100% दे पाऊँ। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया तरीके से बता पाऊँ, चीज़ें समझा पाऊँ, आप लोगों को कभी भी कहीं पर भी कोई दिक्कत ना महसूस हो और कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मैं ज़रूर लेता हूँ, बट मैं जो कुछ भी लेकर के आता हूँ वो थोड़ा जेन्युइन रहता है और मेरी पूरी की पूरी खुद की मेहनत रहती है। आई होप यू विल लाइक दिस एफर्ट, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर किया केवल और केवल आप लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का एक बेसिक टॉपिक। ठीक है, सेल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल पढ़ने के पहले हम लोग को पता होना चाहिए साइटोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। दिस साइटोलॉजी इज स्टैंड फॉर, जब भी कभी भी लॉजी वर्ड आता है, लॉजी एक रूट वर्ड है। जो लॉजी है, लॉजी इज अ रूट वर्ड एंड दिस लॉजी स्टैंड्स फॉर स्टडी। और साइटो जो वर्ड है, CYTO, साइटो, CYTO, साइटो, ये साइटो जो वर्ड है ये यूज़ होता है आपका सेल के लिए। ये यूज़ होगा आपके सेल के लिए। तो साइटोलॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ सेल। अब ये स्टडी ऑफ सेल जो है, ये टर्म कॉइन किया था हर्टविग ने, और साथ में फादर किसको कहा जाता है साइटोलॉजी का, वो कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। ठीक है, साथ में फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहेंगे तो कौन थे, स्वानसन थे। स्वानसन ने एक बुक लिखी थी द सेल करके ही, उन्होंने एक बुक लिखी थी स्वानसन ने। ठीक है, इंडियन साइटोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो A K शर्मा जी को कहा जाता है इंडियन साइटोलॉजी के फादर को। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A K शर्मा। अब बात करते हैं सेल की। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग बॉडी का, और साथ में क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग रहता है। लिविंग बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहेगा, सेल रहेगा। ये दोनों बातें जो कही थी, ये कही थी रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ही पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को खोजा था। ठीक है, अब देखिए, जब सिंगल सेल को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, या भ्रूण कहते हैं, हिंदी में आप भ्रूण कह सकते हैं, बट सिंगल सेल को जाइगोट कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ही पेपर होगा CGPDTM का। आपको इंग्लिश के टर्म्स पता होने चाहिए। ग्रुप ऑफ सेल मतलब अगर मैं काफ़ी सारे सेल्स को अगर मिला दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एक टिश्यू बनेगा। और काफ़ी सारे टिश्यू को अगर मैं मिला देता हूँ तो मेरे पास एक ऑर्गन बनेगा। वो ऑर्गन अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाएगा। और यही ऑर्गन सिस्टम आगे चल करके क्या, एक बॉडी फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। इन्होंने कॉर्क टिश्यू पर एक्सपेरिमेंट किया था। कॉर्क टिश्यू पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने पता लगाया था कि सेल कैसा होता है। ये जो कॉर्क टिश्यू होता है, ये कॉर्क टिश्यू आपने वाइन की बोतल्स में देखा होगा, या फिर आपने होम्योपैथी की अगर कभी पुराने टाइम में मेडिसिन लिया होगा तो वहाँ पर कॉर्क्स यूज़ होते थे। कॉर्क क्या होता है, एक वुडन बाग का एक टुकड़ा होता है। तो रॉबर्ट हुक ने उस वुडन बाग के टुकड़े को लेकर के उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर में रख करके देखा, तो क्या हुआ कि उनको कुछ ऐसा बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर मिला जिसके बीच में खाली जगह थी। ये जो सर्कल आप देख पा रहे हैं, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल कुछ नहीं, इनको एक खाली जगह दिखी, और उस खाली जगह को उन्होंने क्या नाम दिया, सेला नाम दिया। ठीक है, और जो कॉर्क टिश्यू है ये क्या है, एक तरीके के डेड सेल होते हैं। ओके, मैं आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं जनरल साइंस यहाँ पर पढ़ करके आप एकदम विद्वान हो जाएंगे तो मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं देता हूँ, बट मैं जो पढ़ाऊंगा ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा मिला जुला हिस्सा है। इसमें कहीं पर भी इधर उधर का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन लीवनहॉक। ये लीवनहॉक की स्पेलिंग गलत है, आप स्पेलिंग सही देख सकते हैं। ठीक है, एंटोन वी ल्यूवेनहॉक ने, वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, उन्होंने तीन चीज़ों की डिस्कवरी की थी, एक स्पर्म सेल, एक रेड ब्लड सेल और एक प्रोटोजोआ का
साथ में इन्होंने माइक्रोब्स के बारे में बताया था जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या लिविंग सेल होते हैं। बुक कौन सी लिखी थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने? वो थी सीक्रेट ऑफ नेचर। तो सेल थ्योरी की अगर बात करें, सेल थ्योरी दी गई थी दो साइंटिस्टों द्वारा, एक का नाम था शेल्डन, दूसरे का नाम था स्वान। स्वान की स्पेलिंग भी यहाँ पर गलत है, SCHAN, ये कुछ बुक्स में नाम दे रखा है, तो स्वान की स्पेलिंग ये भी हो सकती है, बट मैं तो अभी फ़िलहाल यही लिखा हूँ ताकि मुझे याद करने में या आपको समझाने में या आपको भी याद रखने में आसानी हो। ठीक है, तो शेल्डन और स्वान ने किया था, शेल्डन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था एनिमल सेल पर, और स्वान ने किया था प्लांट सेल पे। स्वान ने खोज की थी किसकी? सेल वॉल की। सो यहाँ से जो सेल वॉल होता है आपका सेल का एक आउटर लेयर जो होती है उसको कहते हैं हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल केवल और केवल किस में पाया जाएगा? आगे भी हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल केवल और केवल पाया जाएगा किस में? प्लांट सेल में पाया जाएगा। सो सेल वॉल किसने खोजा था? स्वान ने खोजा था। किस में खोजा था? प्लांट सेल में खोजा था। एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी। ठीक है, साथ में रूडोल्फ वर्चोव ने प्री एग्जिस्टिंग सेल को कहा था कि वो पेरेंट सेल हैं, और जो नए सेल जो जनरेट हुए उनको डॉटर सेल कहा गया। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स में क्या आएगा? एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में कौन सा आता है? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा जो होता है वो उसकी जो साइज होती है वो होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। म्यू मतलब माइक्रोमीटर। आई होप ये सब तो आप लोगों को पता होगा, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, दिस बैक्टीरिया इज MLO, दैट इज मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है, ये दिया जाता है पॉलीप्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा जो है, जो कि सबसे छोटा सेल है, इसको हम लोग कहते हैं जोकर ऑफ प्लैनेट किंगडम, जोकर ऑफ प्लैनेट किंगडम, या कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ बुक्स में इसका नाम जोकर ऑफ एनिमल किंगडम भी है। सो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इनमें से कौन सा है, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम कौन सा है? तो जोकर ऑफ जो एनिमल किंगडम होता है वो होता है मोनेरा। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा होगा। ठीक है, ओके। सो प्लांट सेल में जैसे कि मैंने बताया, प्लांट सेल किसने देखा था? स्वान ने देखा था। स्वान ने क्या कहा था कि भैया उसके पास, प्लांट के पास सेल वॉल होता है, और ये सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, और अगर बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा में भी नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे सो वो होगा न्यूरॉन होगा। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा? आपका रेड ब्लड सेल होगा। और लार्जेस्ट गैमेट सेल, गैमेट मतलब क्या होता है? जन्म से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं जो प्रजनन के लिए काम आती है, जो रिप्रोडक्शन के लिए काम आती हैं, उसको हम लोग कहते हैं गैमेट सेल। और ये गैमेट सेल दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओवा और एक होता है स्पर्म। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो गैमेट सेल होता है वो होता है ओवा, और जो स्मॉलेस्ट जो गैमेट सेल होता है वो होता है स्पर्म। गैमेट मतलब कहीं पर भी यूज़ होगा तो जान लीजिए कि रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होगा। नाउ अब हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सेल का जो पहला पार्ट है वो है सेल वॉल। मैंने क्या बताया था कि ये केवल और केवल किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल में पाया जाएगा। एनिमल में ये एब्सेंट होगा। तो सेल वॉल बनता किसका है? सेल वॉल बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाता है? सेल्यूलोज कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर। एक सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर दिया। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर, और दीज आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल। जो सेल वॉल है वो हार्डेस्ट पार्ट रहेगा किसका? प्लांट सेल का रहेगा। आपको चीज़ें क्या क्या याद रखनी? चीज़ें याद रखनी, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होगा प्लांट में। ठीक है, किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट गैमेट सेल कौन सा होता है? स्पर्म। स्मॉलेस्ट आपका लार्जेस्ट गैमेट सेल कौन सा होता है? वो होता है ओवा। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन सा होगा? रेड ब्लड सेल होगा। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होगा? न्यूरॉन होगा। ऐसे ही करके आप लोगों को याद रखना है। ज़्यादा इसमें मतलब डेप्थ में घुसेंगे कि भाई आज मुझे सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो वो ना टाइम बचा है ना ही उसकी कोई वैल्यू है इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट, कुछ किताबों में दे रखा है बैक्टीरिया के पास किसी में सेल वॉल होते हैं, किसी में सेल वॉल नहीं होते।
बट हम लोग यही कंसिडर करेंगे कि बैक्टीरिया कम्स अंडर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज अ पोर्शन ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल मतलब ये हो गया कि एनिमल सेल के उसमें आता है, प्लांट सेल के उसमें नहीं आएगा। सो बैक्टीरिया में हम लोग यही मानेंगे कि प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। सो फंगस, अलगी, फंगस के केस में जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? वो चिटिन का बना होता है, CHITINE। चिटिन इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। और अलगी जो होता है उसके अंदर में जो आपका सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। तो सेल वॉल का काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करेगा, ये साइज देगा सेल को, और साथ में उसका शेप को बरकरार रखेगा, प्लांट के सेल के शेप को बरकरार रखेगा। बाद में जब मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊंगा कि सेल होता कैसे है, ताकि आप लोग को और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। नेक्स्ट इज योर सेल मेम्ब्रेन, या उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीपा भी कहते हैं कुछ जगह पर। ठीक है। सो अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी? क्रैमर ने खोज की थी। वो भी किस में खोज किया था इन्होंने? रेड ब्लड सेल में। अब सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही, सेल वॉल की नहीं बात हो रही। सो सेल वॉल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाएगा। एक प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और साथ में एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। ये 2 लेयर का होता है, बाई लेयर होता है। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड्स। सेल वॉल किसका बना होता है? सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। ऐसे करके आपको चीज़ें कोरिलेट करके याद रखनी ज़्यादा ज़रूरी है इस मौके पे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है। तो जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि इनसाइड से आउटसाइड में जो फ्लो कर रहा है सेल के, और आउटसाइड से इनसाइड में जो फ्लो कर रहा है उसको रेगुलेट करता है, उसको देख रेख करता है कि करना क्या है। कोई एक सेल है, कोई एक पर्टिकुलर सेल है, उस पर्टिकुलर सेल में कैसे चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, कैसे चीज़ें आ रही हैं, कौन सी चीज़ें जा रही हैं। अगर कोई टॉक्सिक आ रहा है तो उसको नहीं जाने देना है। अगर कोई नॉर्मल एसेंशियल कोई मॉलिक्यूल या एसेंशियल कोई एलिमेंट अगर अंदर आ रहा है तो उसको आने देना है। सो इसको रेगुलेट करने का काम कौन सा करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है ना। न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस की सबसे पहले जो देखा था वो किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। और न्यूक्लियस ये है जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को ब्रेन कहते हैं या मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई और अगर नाम है किसी का भी, किसी भी न्यूक्लियस का, मतलब किसी भी सेल के पार्ट का कोई और अलग नाम है, सो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो वापस से, न्यूक्लियस की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल या फिर हम लोग इसको मैनेजर ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस रहेगा वो किस में ज़्यादा रहेगा? वो बड़ा किस में रहेगा? वो रहेगा प्लांट सेल में बड़ा रहेगा एज कंपेरिजन टू आपका एनिमल सेल के कंपैरिजन में। सो क्या रेड ब्लड सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है? नहीं, रेड ब्लड सेल के अंदर में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपको कोरिलेट करते हुए आगे चल करके याद रखनी पड़ेंगी, रिवाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें बार बार। नोट्स में अपलोड कर दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। मेरी थोड़ी राइटिंग ख़राब हो सकती है, आई गेट इट, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको चीज़ें समझा सकूँ। अब देखिए, ये जो आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में आपका 4 पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, होता है न्यूक्लियस झिल्ली, न्यूक्लियस पोर, न्यूक्लियस छिद्र, न्यूक्लियोप्लाज्म जो अंदर जो आपका भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर वो, और एक होता है न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या कहता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एक झिल्ली रहता है जो कि सेल के आउटसाइड लेयर पर रहता है, मतलब न्यूक्लियस के आउटसाइड लेयर पर रहेगा। क्या रहेगा? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये किसका बना होता है? ये बना होता है लाइपोप्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियस पोर क्या होता है? जो छोटे छोटे ये जो आप डॉट्स देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जो डॉट्स देख पा रहे हैं, ये डॉट्स जो है ये आपके होते हैं पोर, और ये किसके लिए होते हैं? ये प्रोटीन के लिए होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? लिक्विड जैसा जो अंदर भरा रहता है, जो मैं येलो से मार्क करो, जो लिक्विड जैसा जो भरा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज योर न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसका कोई भी कलर नहीं होता। इट हैज़ नो कलर एट ऑल फॉर न्यूक्लियोप्लाज्म। सिमिलरली क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसका पार्ट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म का ही पार्ट होता है। सिमिलर वे में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स, ये सारे न्यूक्लियोप्लाज्म के हिस्से होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जो सबसे पहले सेल डिवीजन में काम करे, जो सबसे पहले सेल डिवीजन इनिशिएट करे। सेल डिवीजन मतलब एक सेल है, वो पहले किस में? 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा, फिर ये जो 2 टुकड़े रहेंगे
ये फिर बाद में दो और टुकड़ों में डिवाइड होंगे। ऐसे करके जो डिवाइड होता है सेल का, ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके, आगे बढ़ सके, ग्रोथ हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके, फिर उसके बाद मैच्योर हो सके, उसके बाद डाई कर सके। ये सब जो प्रोसेस है ये कौन रेगुलेट करता है? ये न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। वापस से देखते हैं, प्लांट सेल के अंदर में हमने देखा कि अरे सॉरी सेल न्यूक्लियस के अंदर में हमने देखा कि प्लांट सेल के पास बड़ा न्यूक्लियस होता है। किसने खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, या हम लोग इसको मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल के पास कभी भी आपका न्यूक्लियस नहीं होगा। प्लांट साथ में क्या, इसके चार पार्ट होते हैं। एक होता है आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस पोर, देन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस। नेक्स्ट, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो यही न्यूक्लियस में ही पाया जाएगा, जो कि आपका जेनेटिक चीज़ों को फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफ़र करने के काम में आएगा। ये दो तरीके से होते हैं। ये एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म कट गया, लेकिन आप सबको पता होगा डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का खोज किसने किया था? माइशर ने किया था। ओनली आरएनए, ठीक है, इन्होंने केवल और केवल आरएनए में किया था। और डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज की थी वॉटसन एंड क्रिक ने। सो यहाँ पर दो साइंटिस्ट के नाम है। आरएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक माइशर ने, और डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक ने। सो डीएनए जो होता है आपका, डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, और प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट आउट, ठीक है। डीएनए किसके सेल के अंदर में किस में पाया जाएगा? सेल के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाएगा। साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपका डीएनए मौजूद रहता है। आरएनए जो रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर में साइटोप्लाज्म के रूप में रहता है, और वो साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक लिक्विड होता है, ठीक है, जिसका थोड़ा सा मतलब थिकर रहता है एज कंपेरिजन टू वाटर, जो जेली लाइक लिक्विड होता है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड। जो भी डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है? उसमें शुगर और बेस के स्ट्रक्चर के साथ एक फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड होता है, ठीक है। तो जब कभी भी न्यूक्लियोटाइड्स की बात होगी तो वहाँ पर शुगर बेस तो रहेगा ही, साथ में फॉस्फोरिक एसिड भी रहेगा। लेकिन केवल और केवल अगर मैं शुगर प्लस बेस की बात करता हूँ, केवल और केवल इसी को लूँगा, तो उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ बीन आस्क्ड इन मेनी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सो ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़, जो डीएनए है वो क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस। इसमें कितने होते हैं? डाई होता है, तो डाई मतलब कितना होगा? 2 पेंटोस शुगर होंगे। और आरएनए में कितना होगा? सिंगल पेंटोस शुगर। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, याद होने में आसानी होगी, सो आपका मैं बता रहा हूँ 99% काम खत्म हो जाएगा बायोलॉजी से। नेक्स्ट, अब डीएनए को अगर हम लोग थोड़ा पास से देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस के अंदर में प्यूरीन और पिरामिडीन करके दो एलिमेंट कह लीजिए, दो कंपोनेंट होते हैं, प्यूरीन एंड पिरामिडीन। अब ये पिरामिडीन तीन तरीके से क्लासीफाई होता है। एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमाइन, और एक होता है यूरेसिल, ठीक है। प्यूरीन जो होते हैं वो दो होते हैं, वो होता है एक एडिनाइन या एडिनोसिन भी कहते हैं, और प्यूरीन को एक गुआनाइन भी कहते हैं, मतलब उसके दो पार्ट्स होते हैं। वापस से देखते हैं, हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरामिडीन। पिरामिडीन के अंदर में तीन चीज़ें आती हैं, वो आती हैं साइटोसिन, थाइमाइन और यूरासिल। और प्यूरीन के अंदर में आता है एडेनाइन या एडिनोसिन कह लीजिए, और एक गुआनाइन, ठीक है। और बॉन्ड जो रहता है डीएनए के बीच में ये जो हेक्सालाइक, ये जो आप हेलिक्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला, यह जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड जो रहता है, ये बॉन्ड रहता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। सो नाउ आप अगर ध्यान से देखेंगे, सो जब कभी भी बॉन्डिंग, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एडिनाइन और थाइमाइन या एडिनोसिन और थाइमाइन के साथ में साइटोसिन प्लस गुआनाइन अगर होगा तो वो होता है आपका डीएनए में, ठीक है। ATCG ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। किसके लिए वैलिड होगा? ये डीएनए के लिए वैलिड होगा। ये किसके लिए वैलिड होगा? डीएनए के लिए वैलिड होगा। नेक्स्ट, आरएनए में क्या होता है? आरएनए में आपका ये जो थाइमाइन रहता है, थाइमाइन की जगह क्या आ जाता है? यूरासिल आ जाता है। आरएनए के केस में
थाइमाइन इज रिप्लेस्ड बाई यूरासिल, सो वी कैन रिमेंबर इट एज AUCG। AUCG से हम लोग इस बात को रिमेंबर कर सकते हैं कि RNA में क्या होता है और DNA में क्या होता है। नेक्स्ट, तो जो RNA होता है वो 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। mRNA दैट इज कॉल्ड मैसेंजर RNA, स्मॉल RNA इसको हम लोग कहते हैं आपका राइबोसोम RNA, tRNA ट्रांसफर RNA। तो मतलब जो कुछ भी प्रोटीन वगैरह जो कुछ भी आ रहा है या जो कुछ भी अगर मैसेज पहुंचाना है तो मैसेंजर RNA यूज़ करता है, ट्रांसफ़र करने का काम ट्रांसफर RNA करता है। सो DNA जो रहेगा वो किसको भेजेगा, वो mRNA को भेजेगा, mRNA RNA को भेजेगा और उसके बाद rRNA ये आपका प्रोटीन, एंड देन प्रोटीन को ट्रांसफ़र करने का काम कौन करेगा, tRNA या ट्रांसफर RNA करेगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो वो होता है क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमोजोम में एक तो DNA रहेगा ही, साथ में क्या रहेगा, हिस्टोन लाइक प्रोटीन यूज होता है और ये भी क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम ही होता है जो आपके कैरेक्टरिस्टिक को या आपके कि वेदर यू आर मेल और फीमेल उसको डिटरमाइन करने का काम कौन करता है, क्रोमोजोम ही करता है। सो इसकी खोज किसने की थी, पुरकिंजे कह लीजिए, पार्किंजे कह लीजिए, जो आपको सही लगे वो कह लीजिए। और नेम किसने दिया था, वेल्डेयार ने दिया था। इसका नेम जो था क्रोमोजोम का उसको वेल्डेयार ने, गुणसूत्र भी हिंदी में कहते हैं कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग क्या कहा ही जाता है। सो ये कब विजिबल होता है, ये विजिबल तब होगा जब सेल डिवीजन प्रोसेस चल रहा होगा। मतलब क्या, एक सेल अगर टूट रहा है उसी वक्त में क्रोमोजोम आपको दिखेगा, वरना आपको क्रोमोजोम नहीं दिखेगा। और क्रोमोजोम हमेशा हमेशा पेयर में फॉर्म होगा, हमेशा हमेशा किस में फॉर्म होगा, पेयर में फॉर्म होगा। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से कुछ ऑटोसोम होते हैं और कुछ एलिसोम होते हैं। ऑटोसोम का कितना होता है, 22 अमाउंट होता है, 22 नंबर्स किसके होते हैं, ऑटोसोम के। एलिसोम के कितने होते हैं, सिंगल पेयर होता है। ये जो एलिसोम होता है यही डिटरमाइन करता है कि वेदर यू आर गोइंग टू बी अ मेल और वेदर यू आर गोइंग टू बी अ फीमेल। जब कभी भी एक्स आपस में मिलेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, फीमेल, और जब कभी एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम मिलेगा तो हमको क्या मिलते हैं, मेल मिलते हैं, ठीक है। सो पुराने ज़माने में देखे होंगे कि कहते थे कि लड़का नहीं पैदा कर पा रही हो, माँओं को दोष देते थे। तो वो माँओं की गलती थी नहीं, क्यों, क्योंकि उनके पास क्रोमोजोम ही नहीं है। मेल फॉर्मेशन के लिए क्रोमोजोम कौन सा ज़रूरी होगा, एक्स और वाई ज़रूरी होगा, लेकिन फीमेल के पास क्या है, फीमेल के पास दोनों एक्स है। सो ये बात याद रखिए, फीमेल के पास दोनों एक्स, मेल के पास एक्स वाई। अब डीएनए से रिलेटेड एक जो डिजीज आती है वो आता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर में क्या होता है, ट्रांसजेंडर को हम लोग कहते हैं क्लिनफिटर सिंड्रोम कहते हैं, क्लिनफिटर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मेल एलोसोम एक एक्स्ट्रा आ जाता है। क्या आता है, मेल एलोसोम एक एक्स्ट्रा आ जाता है। सो देखिए यहाँ पर कितने 22 पेयर्स, मतलब कितने हो गए 22 पेयर्स, मतलब 44 क्रोमोसोम हो गए। उसके बाद एलोसोम का एक सेक्स वाला पार्ट आएगा, कि सेक्स पार्ट मतलब वेदर इट इज गोइंग टू बी अ मेल और वेदर इट इज गोइंग टू बी अ फीमेल। सो एक्स वाई और एक्स एक्स, ठीक है, एक्स वाई, एंड देन एक एक्स्ट्रा एक्स जुड़ जाता है और यही आपको 47 कॉज करता देता है। इसी की वजह से क्या होता है, ट्रांसजेंडर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ चीज़ों कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया किसमें कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। सो ड्रोसोफिला के केस में आपका 48 पेयर्स हैं, कैट के केस में आपका 19 पेयर्स है, चिंपांजी 24, वी 21, P7, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम के जनरल साइंस के पोर्शन में पूछे गए हैं, तो वहाँ से ये सब चीज़ें मैंने पिक की हैं। नेक्स्ट, जीन जो होता है, जीन जेनेटिक जो जीन से रिलेटेड है, ये किसका पोर्शन रहेगा, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए रहेगा। इसकी खोज किसने की थी, जॉनसन ने खोज की थी ना। जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो रहेगा, वंशानुगत जो चीज़ें रहेंगी एक वंश से दूसरे वंश में, जैसे आपके पिताजी थे वैसे ही कुछ कुछ बिहेवियर आपका मिलना, या कुछ कुछ नाक मिलना, आँख मिलना, या कुछ और पोर्शन बॉडी का मिलना, ये सब कुछ क्या आता है, जेनेटिक कैरेक्टर में आता है। कलर ऑफ हेयर, हाइट कैसी है, आई का कलर क्या है, ये सब कुछ क्या आता है आपके जेनेटिक कैरेक्टर के अंदर में आता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो अभी अभी रिसेंट में था, उसने कितने जीन्स को कंसिडर किया, 30,000 जीन्स के ऊपर रिसर्च की थी, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। करंट अफेयर्स का पोर्शन था ये पिछले साल का। सो अभी आपको उतना ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। सो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों का एक बार रेस्पॉन्स जान लूँ कि वेदर दिस इज़ वर्किंग और नॉट, मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सो प्लीज़ लेट मी नो,
तो मैं कहीं और से फिर मेहनत करके आपको किसी और तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है सो प्लीज़ पुट अ लाइक, प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कुछ भी कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, सो प्लीज़ उसमें भी आप मुझे बताइए ताकि मैं उस पर और ज़्यादा वर्क कर पाऊँ, ठीक है। फिलहाल तो मैं इतना ही रख रहा हूँ ताकि एक बार मुझे आप लोगों का रिस्पांस पता लगे। अगर रिस्पांस अच्छा लगता है तो अगले लेक्चर में पूरा का पूरा मैं सेल कंप्लीट कर दूंगा, और उम्मीद रखूंगा कि कल तक आप लोग ये चीज़ देख लेंगे ताकि कल शाम तक मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूं और ये आपका बायोलॉजी का एक जो मेजर पोर्शन है सेल, वो कंप्लीट कर दूंगा। मैं बायोलॉजी को 4 लेक्चर्स के अंदर में कंप्लीट करूंगा, जहाँ तक मुझे लगता है 4-5 लेक्चर तो लग ही जाएंगे। 4 लेक्चर के अंदर में कंप्लीट करूंगा, और 5वें लेक्चर के अंदर में या जो लास्ट लेक्चर रहेगा उस केस में हम लोग केवल और केवल जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू रहेंगे वो सब डील करेंगे। बट अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है सो मैं ये ऐसे ही पढ़ाऊँ, अगर कोई और तरीका चाहते हैं सो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।